हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि कल की वीडियो में मैंने रेस्पिरेशन के बारे में बात किया था, तो उसी प्रकार आज मैं ब्लड प्रेशर, पेन एंड SpO2 तीनों के बारे में बात करूंगी। आज जो है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की 6 नंबर की क्लास है, जबकि वाइटल साइन का ये लास्ट पार्ट रहेगा। वाइटल साइन का लास्ट पार्ट रहेगा, यानी कि ये पार्ट 4 है। ठीक है, इसके अंदर हम पहले ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, देन पेन के बारे में, देन SpO2 के बारे में, फिर ये वाइटल साइन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं बिना किसी देरी के। इसमें पहला है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर की डिफिनीशन जान लेते हैं, क्या होता है ब्लड प्रेशर। तो द प्रेशर एक्सक्रीटेड बाय ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरी एज इट फ्लो थ्रू देम, यानी कि आर्टरी के अंदर फ्लो होने वाले ब्लड के द्वारा आर्टरी की वॉल पे लगने वाला जो प्रेशर होता है उसी को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। यानी कि ब्लड के द्वारा आर्टरी की वॉल पे लगने वाला प्रेशर ब्लड प्रेशर कहलाता है। ठीक है, मोटी मोटा समझिए। नेक्स्ट है टाइप ऑफ बीपी। टाइप्स ऑफ बीपी यानी बीपी कितने प्रकार का होता है। तो पहला है सिस्टोलिक बीपी, जिसके अंदर क्या है डिफिनीशन इसकी, द हाईएस्ट प्रेशर अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी कि जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान आर्टरी की वॉल पे लगने वाला जो हाईएस्ट प्रेशर या मैक्सिमम प्रेशर होता है वही हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होता है। यानी कि जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, यानी कि वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन होता है, ब्लड पंप होता है, उसी टाइम आर्टरी की जो वॉल पे हाईएस्ट प्रेशर यानी जो मैक्सिमम प्रेशर लगता है वही हमारा सिस्टोलिक बीपी कहलाता है। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है, नॉर्मल सिस्टोलिक बीपी जो होती है 120 mm/Hg होती है। नॉर्मल सिस्टोलिक बीपी 120 mm/Hg होती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं डायस्टोलिक बीपी। दूसरा है डायस्टोलिक बीपी। ये क्या होता है, द लोवेस्ट प्रेशर ऑफ द ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल्स व्हेन द हार्ट इज रेस्टिंग, यानी कि जब हार्ट रेस्ट की कंडीशन में होता है, जब हार्ट रेस्ट की कंडीशन या रेस्टिंग पीरियड में होता है, तो उस टाइम जो ब्लड वेसल्स की वॉल पे लगने वाला, ब्लड के द्वारा लगने वाला लोवेस्ट जो प्रेशर होता है वही हमारा डायस्टोलिक बीपी कहलाता है। यानी कि जैसे ही जब हार्ट रेस्टिंग पीरियड में होता है तो उस टाइम जो आर्टरी की वॉल या ब्लड वेसल्स की वॉल होती है, उस टाइम ब्लड के द्वारा लगने वाला जो लोवेस्ट प्रेशर होता है वही हमारा डायस्टोलिक बीपी कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं द प्रेशर जस्ट बिफोर द कंट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें क्या है, जब प्रेशर यानी कि जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकुलर या जो प्रेशर लगता है तो वह लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्शन के जस्ट बिफोर होता है। यानी कि जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन के जस्ट बिफोर का जो प्रेशर होता है वही हमारा लोवेस्ट प्रेशर होता है, जो कि वेसल्स की वाल पे लगता है। यानी कि हार्ट जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन होने की टाइम जस्ट पहले का जो पीरियड होता है ना, वही उस टाइम हार्ट रेस्टिंग पीरियड में होता है। वही उसी रेस्टिंग पीरियड के दौरान जो प्रेशर लगता है, वही जो लोवेस्ट प्रेशर लगता है वाल पे, वही हमारा डायस्टोलिक बीपी कहलाता है। सिंपल सा इसमें यही बताया गया है। नेक्स्ट है नॉर्मल जो डायस्टोलिक बीपी होता है वह 80 mm/Hg होता है। नॉर्मल जो डायस्टोलिक बीपी है वो 80 mm यानी डायस्टोलिक बीपी जो होती है वह 80 mm/Hg होती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं नॉर्मल बीपी कितनी होती है। तो नॉर्मल जो बीपी होती है वो 120/80 mm/Hg के अंदर होती है और 16/11 किलो पास्कल के अंदर देखने को मिलती है। यानी कि जो नॉर्मल बीपी की जो वैल्यू होती है वो mm/Hg के अंदर तो 120/80 mm/Hg होती है, जबकि किलो पास्कल के अंदर यदि पूछा जाए इसकी वैल्यू तो वो 16/11 किलो पास्कल होती है। और एक वैल्यू और बता देती हूँ मैं, 163/109 सेंटीमीटर/H2O। यानी कि यदि सेंटीमीटर/H2O के अंदर बीपी की नॉर्मल वैल्यू पूछी जाए तो 160/109 सेंटीमीटर/H2O नॉर्मल बीपी कहलाता है। ठीक है, यानी कि 3 वैल्यू के अंदर आपको याद रखना है नॉर्मल बीपी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं असेसमेंट ऑफ बीपी, यानी बीपी को असेसमेंट करने से पहले क्या क्या मुख्य बातें ध्यान में रखनी होती हैं वो जान लेते हैं। पहला है अवॉइड स्मोकिंग बिफोर 30 मिनट, यानी किसी भी पेशेंट का जब हम बीपी मेजर करने जा रहे होते हैं तो उस पेशेंट को ये बोल देते हैं कि जब भी बीपी लिया जाएगा तो उसके 30 मिनट पहले से ही आप कोई भी स्मोकिंग नहीं करना है। नेक्स्ट है रेस्ट फॉर 5 मिनट, उस पेशेंट को हम 5 मिनट तक आराम देते हैं बीपी लेने से पहले। नेक्स्ट है अप्लाई कफ, ये कफ नहीं होगा, कफ होता है। अप्लाई कफ एबव एंटीक्यूबैटल फोसा 2.5 सेंटीमीटर और 1 इंच, यानी कि जब हम बीपी मेजर करने जा रहे होते हैं तो एल्बो के पास होती है हमारी एंटीक्यूबैटल फोसा। एंटीक्यूबैटल फोसा से जब हम बीपी कफ को अप्लाई करते हैं या बांधते हैं तो वह एंटीक्यूबैटल फोसा से 2.5 सेंटीमीटर एबव हम बांधते हैं। ठीक, नेक्स्ट है द फर्स्ट अर्थ साउंड करेक्ट कफ साउंड डिनोट सिस्टोलिक बीपी, यानी कि जब हम बीपी मेजर कर रहे होते हैं तो उस टाइम जो पहली ध्वनि हमें सुनाई देती है वो करट कफ साउंड होती है, और वो जो करट कफ साउंड होती है वो हमारे सिस्टोलिक बीपी को डिनोट करती है। ठीक है, यानी जैसे ही हमने बीपी को मेजर करने गया उस टाइम जैसे ही हमने कफ से हवा को डिफ्लेट कर रहे होते हैं तो उस टाइम पहली जो साउंड आती है वही करट कफ साउंड होती है और वो हमारी सिस्टोलिक बीपी को डिनोट करती है। नेक्स्ट है व्हेन द साउंड सीज इट शोज डायस्टोलिक बीपी, जब यह साउंड आना बंद हो जाता है तब उस बीपी या उस मान को हम डायस्टोलिक बीपी बोलते हैं।
यानी कि जैसे ही ध्वनि सुनाई थी वो हमारा सिस्टोलिक बीपी हो गया, जैसे ही ध्वनि बंद हुई वो हमारा डायस्टोलिक बीपी हो गया। बस इतना याद रखिए। नेक्स्ट है कप डिप्लेट रेट 2 to 3 mm ऑफ Hg पर सेकेंड, यानी कि जो कप डिप्लेशन जो रेट होती है वो 1 सेकेंड के अंदर 2 से 3 mm ऑफ Hg होती है। यानी 1 सेकेंड के अंदर हम 2 से 3 mm ऑफ Hg कप को डिप्लेट करते हैं। ठीक है, यानी हवा को बाहर, कप डिप्लेट का मतलब होता है कप से हवा को बाहर निकालना। नेक्स्ट है द बीपी इन लेग, जब हम लेग से बीपी नाप रहे होते हैं तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो सिस्टोलिक प्रेशर हायर 20 to 30 mm ऑफ Hg, डायस्टोलिक प्रेशर सेम एज आर्म, यानी कि जब हम पैर से बीपी नाप रहे होते हैं तो उस टाइम जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो हमारा 20 से लेकर के 30 mm ऑफ Hg हायर होता है, यानी कि नॉर्मल से ज़्यादा होता है 20 से 30 mm ऑफ Hg, सॉरी सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है 20 से लेकर के 30 mm ऑफ Hg नॉर्मल से हाई होता है, जबकि डायस्टोलिक प्रेशर हमारा सेम होता है। तो हमारा जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो 120 होता है। 120 से हमारा ये 20 से लेकर के 30 mm ऑफ Hg आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा सिस्टोलिक प्रेशर, जबकि डायस्टोलिक प्रेशर हमारा 80 ही रहता है, पैर से भी नापते हैं तो। ठीक, यही है, सॉरी। नेक्स्ट है आर्टरी यूज इन बीपी मेजरमेंट, जब हम बीपी मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो किस किस आर्टरी का यूज़ किया जाता है, यानी कौन कौन सी आर्टरी से हम बीपी को मेजर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप आर्म के अंदर, यदि आर्म के अंदर आप बीपी ले रहे हैं यानी बाँह से ले रहे हैं तो उस टाइम ब्रेकियल आर्टरी यूज होती है, वहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी से हम बीपी को मेजर करते हैं। नेक्स्ट है थाई से अगर लेते हैं तो पॉप्लेटियल आर्टरी, यानी पॉप्लेटियल पोसा नी के जस्ट पीछे होती है, उसमें पॉप्लेटियल आर्टरी पाई जाती है। जब थाई से हम बीपी को मेजर करते हैं तो उस टाइम पॉप्लेटियल आर्टरी ही यूज की जाती है। आर्म से जब करते हैं तो हमारी एंटीक्यूबैटल पोसा के अंदर ब्रेकियल आर्टरी पाई जाती है, उसी ब्रेकियल आर्टरी से हम बीपी को मेजर करते हैं, और ब्रेकियल आर्टरी से जस्ट 2.5 सेंटीमीटर जस्ट एवं हम रखते हैं बीपी कप को। नेक्स्ट है एंकल जॉइंट से जब हम बीपी लेते हैं तो यह पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी से बीपी को मेजरमेंट करते हैं एंकल जॉइंट से, जो कि कल ही मैंने बताया हुआ है पल्स वाले चैप्टर में कि वह मीडियल मेलियोलस के पास जस्ट बिलो एंड मतलब ये मिडल में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर क्या होता है, तो डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी कि पल्स प्रेशर भी एक इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल जो पल्स प्रेशर होता है वो 40 mm ऑफ Hg होता है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर, यानी जब हम सिस्टोलिक बीपी में से डायस्टोलिक बीपी को माइनस कर देते हैं तो यही हमारा पल्स प्रेशर निकल के आ जाता है। तो ये 40 होता है नॉर्मल पल्स प्रेशर, तो सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी, तो 120 माइनस 80 इज इक्वल टू 40 mm ऑफ Hg, यही हमारा पल्स प्रेशर है। ठीक है, समझ गए होंगे, यही डिफरेंस है उसके बीच में। नॉर्मल हो गया। अब कुछ देख लेते हैं बीपी का क्लासिफिकेशन। बीपी का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे एक सिस्टोलिक प्रेशर है, एक डायस्टोलिक प्रेशर है, जो कि दोनों की वैल्यू mm ऑफ Hg के अंदर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब यहाँ पे है नॉर्मल बीपी कितना होता है, तो ये सिस्टोलिक प्रेशर हमारा 120 होता है, जबकि डायस्टोलिक प्रेशर 80 होता है। प्री हाइपरटेंशन की कंडीशन में सिस्टोलिक प्रेशर 120 to 139 होता है, जबकि डायस्टोलिक प्रेशर में, प्री हाइपरटेंशन में डायस्टोलिक प्रेशर 80 to 89 होता है। हाइपरटेंशन स्टेज फर्स्ट, हाइपरटेंशन हम किसको बोलते हैं, पहले बात हाइपरटेंशन आप समझिए। हाइपरटेंशन को हम शार्ट में STN लिखते हैं, जिसकी जो वैल्यू होती है मोर देन 150/90 mm ऑफ Hg, यानी कि हाइपरटेंशन की कंडीशन तब होती है जब हमारा ब्लड प्रेशर 150/90 mm ऑफ Hg से एबव हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन बोलते हैं, यानी कि बीपी बढ़ गई होती है। ठीक है, हाई बीपी को हम हाइपरटेंशन बोलते हैं मेडिकल टर्म में। तो यहाँ पे हाइपरटेंशन स्टेज फर्स्ट की कंडीशन कब होती है, ये तो हाइपरटेंशन की स्टेज है, लेकिन हाइपरटेंशन स्टेज फर्स्ट की कंडीशन जो होती है उसमें जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो हमारा 140 से लेकर के 159 तक चला जाता है, जबकि जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो 90 से 99 mm ऑफ Hg के बीच रहता है। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन स्टेज सेकेंड। हाइपरटेंशन स्टेज सेकेंड के अंदर जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो मोर देन 160 mm ऑफ Hg होता है, जबकि डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो मोर देन 100 mm ऑफ Hg होता है। हाइपोटेंशन कितना होता है, हाइपोटेंशन में सिस्टोलिक प्रेशर 90 से बिलो हो जाता है, जबकि डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है लेस देन 60 mm ऑफ Hg होता है। ये हमारा हो गया बीपी का क्लासिफिकेशन। ठीक है ना, नेक्स्ट देख लेते हैं रेशियो ऑफ सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर एंड पल्स प्रेशर, यानी कि ये कितना होता है, तो 3:2:1 होता है। ये रेशियो हमको बता देते हैं कैसे निकला है। तो सिस्टोलिक बीपी हो गया, सिस्टोलिक बीपी रेशियो डायस्टोलिक बीपी रेशियो पल्स प्रेशर, इन तीनों का जो वैल्यू था 3:2:1 था ना, तो इसकी जो वैल्यू होती है 120, अभी भी बताया मैंने, रेशियो लगा देंगे। इसका 80 होता है, डायस्टोलिक बीपी का मान 80 होता है, एंड पल्स प्रेशर का जो वैल्यू होता है वो 40 होता है। अब तीनों को काट देंगे अगर, तो यहाँ पे 1 बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा, यानी 40 से कम 40, 40 दूनी 80, 40 टाइम 120। ठीक है, तो 3:2:1 हो गया, यानी तीनों का जो रेशियो है 3:2:1 हो गया। आप समझ में आ गया होगा आपको।
अब टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन यानी हाइपरटेंशन के कितने टाइप होते हैं, तो 2 टाइप के होते हैं हाइपरटेंशन। पहला है प्राइमरी हाइपरटेंशन, जो कि अननोन कॉज होता है, इसका कोई बिना किसी कारण के रहता है प्राइमरी हाइपरटेंशन। और दूसरा है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो होता है नोज पैथोलॉजी नॉन पैथोलॉजी, यानी कि इसकी ये जो होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन वो किसी न किसी बीमारी के कारण होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं द साइज ऑफ ब्लैडर ऑफ बीपी कप, यानी बीपी कप की जो ब्लैडर की साइज होती है वो कितनी होती है। तो यहाँ पे आर्म सर्कमफ्रेंस से जो चौड़ाई में होती है वो 40% होती है, यानी कि विड्थ 40% ऑफ आर्म सर्कमफ्रेंस, लेंथ 80% ऑफ आर्म सर्कमफ्रेंस, यानी कि जो आर्म सर्कमफ्रेंस की लेंथ होती है वो 80% होती है, जबकि विड्थ यानी चौड़ाई जो होती है 40% तक होती है। यहाँ पे कप दिया हुआ है, यानी कि अकॉर्डिंग टू एज, एंड ब्लैडर की विड्थ दी हुई है, एंड ब्लैडर की लेंथ दोनों सेंटीमीटर में है। ठीक है, न्यू बॉर्न के लिए 3 सेंटीमीटर ब्लैडर विड्थ रखना है एंड 6 सेंटीमीटर का ब्लैडर लेंथ रखना है। इन्फेंट का जो है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर ब्लैडर विथ रखना है, जबकि 15 सेंटीमीटर ब्लैडर लेंथ रखना है। नेक्स्ट है चाइल्ड का 8 सेंटीमीटर आपका ब्लैडर विथ रखना है और 21 सेंटीमीटर आपका ब्लैडर लेंथ होता है। नेक्स्ट है एडल्ट के लिए, तो 30 सेंटीमीटर का ब्लैडर विथ होता है एंड 30 सेंटीमीटर का आपका ब्लैडर लेंथ होती है। एडल्ट साइज होता है 20 सेंटीमीटर आपका ब्लैडर विथ होता है एंड 42 सेंटीमीटर आपका ब्लैडर लेंथ होता है। ठीक है, आप समझ में आएगा। यहाँ से क्वेश्चन नहीं फोटो पता है, फिर भी एक्स्ट्रा के लिए मैंने बता दिया है। अब आप देख लीजिए एबनॉर्मल रीडिंग। यहाँ पे एबनॉर्मल रीडिंग कब आती है, जब वाइड ब्लैडर कप होता है तो उस टाइम लो रीडिंग आती है। नेक्स्ट है नैरो ब्लैडर में हाई रीडिंग आती है। नेक्स्ट है लूज अगर बीपी कप है तो उस टाइम हाई रीडिंग आती है। नेक्स्ट है डिप्लेट क्विक, यानी क्विक जब डिप्लेट करते हैं तो उस टाइम बीपी लो आती है। क्विक डिप्लेट का मतलब होता है जल्दी जल्दी हवा को बाहर निकालना बीपी कप से। नेक्स्ट है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर बीपी इज स्फैग्नोमैनोमीटर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है कि हम बीपी मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का काम में लेते हैं, तो वो हमारा स्फैग्नोमैनोमीटर होता है। यहाँ पे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ स्फैग्नोमैनोमीटर। तो स्फैग्नोमैनोमीटर जो होता है वो 3 टाइप का होता है। पहला मरकरी, सेकेंड एनेरॉइड, थर्ड है हमारा डिजिटल। ठीक है, यहाँ पे इमेज मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रहा मरकरी, ये मरकरी का है। ठीक है, ये मरकरी वाला है। नेक्स्ट है ये एनेरॉइड है। ठीक है, ये एनेरॉइड स्फैग्नोमैनोमीटर है। ये है डिजिटल आपका। ठीक है, 3 टाइप के हो गए जो कि बैटरी से चलता है। समझ में आ गया होगा, इमेज क्लियर है आपको। यहाँ पे जो एबनॉर्मल रीडिंग है ना, एक आपको मैं चार्ट के माध्यम से बता देती हूँ, ट्रिक के माध्यम से, जो कि एग्जाम में वहीं से पूछा जाता है, कभी गलत नहीं होगा आपका क्वेश्चन। एक तरफ मैं लिख देती हूँ, यानी फाल्स बीपी ईरर का मैं बता देती हूँ। यहाँ पे बीपी ईरर, ठीक है, बीपी ईरर कब आता है, यानी कि फाल्स हाई कब आएगा, फाल्स लो कब आएगा। इसके अंदर एक ट्रिक है, BSN, बी का मतलब है बिलो हैंड। थोड़ा हाथ से लिखने में राइटिंग ख़राब हो जा रही है, बट मैं बोल रही हूँ तो सुन लीजिएगा। नेक्स्ट है स्लो डिफ्लेशन, स्लो डिफ्लेशन। नेक्स्ट है नैरो बीपी कप। इसमें देख लेते हैं डब्लू से वाइड बीपी कप। वाइड बीपी कप जब होगा तो आपकी फाल्स लो रीडिंग आएगी। नेक्स्ट है क्यू मतलब क्विक डिप्लेट जब करेंगे तो भी फाल्स लो आएगा। नेक्स्ट है, सॉरी, डब्लू के बाद ए रहेगा। यहाँ पे ए का मतलब है एबव, यानी कि एबव द हार्ट लेवल रहेगा, उस कंडीशन में भी फाल्स लो आएगा। नेक्स्ट है टी का मतलब है यहाँ पे टाइट बीपी कप। जब भी कभी आपको क्वेश्चन में पूछा जाए, यहाँ पे फाल्स लो का पहले समझ लेते हैं। इस फाल्स हाई में भी और पॉइंट है, उसके बाद मैं बताऊंगी। जिसके अंदर देखिए फाल्स लो जो होता है ना, वो अगर डब्लू यानी कि वाइड बीपी कप अगर है, डब्लू से वाइड बीपी अगर कप है तो भी फाल्स लो आएगा। नेक्स्ट है ए फॉर एबव द हार्ट लेवल, यदि आपका हाथ बीपी मेजर करने के टाइम हार्ट लेवल से आपका ऊपर है तो उस टाइम भी बीपी की जो वैल्यू होती है वो फाल्स लो आती है, यानी कि बीपी में ईरर आता है। नेक्स्ट है आपका
नेक्स्ट है आपका क्यू। क्यू से क्या है, क्विक डिप्लेशन। यदि आप क्विक डिप्लेशन कर रहे हैं तो उस टाइम भी आपकी जो रीडिंग है वो फास्ट लो आती है। नेक्स्ट है टी। टी का मतलब है टाइट बीपी कप यदि बांधे हुए हैं आप तो उस टाइम भी बीपी की जो वैल्यू होती है वो फास्ट लो आती है। फास्ट हाई कब आती है, तो पहला बी फॉर बिलो हार्ट लेवल। यदि आप हार्ट से अपने हाथ को लो रखे हुए हैं या बिलो किए हुए हैं, नीचे किए हुए हैं, उस टाइम आपकी जो बीपी की जो वैल्यू है वो फास्ट हाई रहती है। नेक्स्ट है आपकी, यानी कि आपकी ये जो कुछ कंडीशंस दी हुई है ना, ये आपकी बीपी तो नॉर्मल रहती है बट आपके कुछ काम करने की वजह से दिक्कत आ जाता है, बीपी में एरर आ जाता है, तो वो बताया गया है यहाँ पे। यानी कि आपकी बीपी तो नॉर्मल रहेगी नापने पे, लेकिन आपका इस कंडीशन में फाल्स कब आ जाएगा, यानी झूठा मतलब कब होगा। ठीक है, ये चीज़ बताया गया है। नेक्स्ट है स्लो डिप्लेशन। यदि आप स्लो डिप्लेशन कर रहे हैं तो उस टाइम फाल्स आई रहती है। नेक्स्ट है एन फॉर नैरो बीपी कप। नैरो बीपी कप में भी आपकी फाल्स आई रहती है। फाल्स आई का एक और आप जान लीजिए, एक है एल फॉर लूज बीपी कप। लूज बीपी कप, ठीक है। फिर है सी फॉर क्रॉस लेग। यानी कि जब आप क्रॉस लेग करके बैठे हुए हैं, यानी कि एक पैर दूसरे पैर पे चढ़ा के बैठे हुए हैं, तो उस कंडीशन में भी आपकी बीपी जो होती है फाल्स हाई आती है। और इसमें लूज बीपी कप है तो भी आपकी वैल्यू जो होती है बीपी की वो फाल्स हाई आती है इस टाइम। यानी कि ये इस कंडीशन में आपका बीपी अलग गलत आ सकता है, बीपी में एरर हो सकता है। इस कंडीशन को आप याद कर लेंगे तो 100% यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा और कभी भी गलत नहीं होगा आपका। नेक्स्ट जान लेते हैं, ये आपका एबनॉर्मल रीडिंग का हो गया। नेक्स्ट जान लेते हैं एम ए बीपी, यानी इसका मतलब है मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर का फार्मूला हम कैसे निकालते हैं, इसका जान लेते हैं। एम ए बीपी यानी मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू 2 इंटू यहाँ पे डीपी का मतलब डायस्टोलिक प्रेशर, 2 इंटू डायस्टोलिक प्रेशर प्लस सिस्टोलिक प्रेशर बट अपॉन 3। नेक्स्ट है डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 पल्स प्रेशर। यानी कि मीन आर्टेरियल पल्स प्रेशर हम आपको अभी निकाल के बताते हैं। नॉर्मल जो वैल्यू होती है इसकी 93 mm/Hg होती है। यानी कि मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू, इसका जो फार्मूला था 2 इंटू डायस्टोलिक बीपी या डायस्टोलिक प्रेशर ब्रैकेट में प्लस सिस्टोलिक प्रेशर अपॉन 3। इसका हम निकालते हैं 2 इंटू डायस्टोलिक प्रेशर का मान होता है 80 प्लस यहाँ पे सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120/3। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आएगा। 160 प्लस 120 अगर जोड़ेंगे बराबर 280 आएगा यहाँ पे अपॉन 3। अब इसका 3 का अगर हम डिवाइड करेंगे 280 के अंदर तो उसका जो वैल्यू है वो 93.33 mm/Hg आएगा। आपका मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर 93 mm/Hg है, वहाँ पे भी 93 आया था। ठीक है, एक फार्मूला और देख लेते हैं, उस फार्मूले से भी निकाल के देख लेते हैं, जो कि था आपका मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 इंटू पल्स प्रेशर इज इक्वल टू, देखिए आप यहाँ पे डायस्टोलिक प्रेशर कितना था 80 था प्लस 1/3 इंटू पल्स प्रेशर कितना था 40 था। तो यहाँ पे 80 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 40/3 हो जाएगा। तो पहले हम 80 प्लस यहीं रख लेते हैं, पहले इसका डिवाइड कर लेते हैं 40 के अंदर, तो आपकी जो वैल्यू आएगी 13.33 के लगभग आएगी, यानी 13 क्या 39 करके आएगी। तो आप 80 में 13.3 जोड़ेंगे तो 93.33 आएगा। ठीक है, यही हमारा mm/Hg के अंदर मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर हो गया। आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा हाथ से लिखने में दिक्कत हो रहा है मेरे को, लेकिन आप समझ जाइएगा। इसी तरह निकालते हैं मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। ठीक है, हो गया आपका बीपी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। कुछ हम एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बोल देते हैं, वो समझ लीजिएगा। ठीक है, यानी कि जो मॉनिटर की रीडिंग होती है बीपी अपैरेटस की, वो हमेशा आई लेवल पे होनी चाहिए। बीपी मशीन व हाथ जो है हार्ट के लेवल पे होना चाहिए। और जो बीपी मशीन की कप की जो ट्यूबिंग है वो ब्रेकियल आर्टरी के दोनों तरफ होनी चाहिए और इनर साइड में होनी चाहिए जो ट्यूबिंग्स है। एंड बीपी कप जो है 2.5 सेंटीमीटर ब्रेकियल आर्टरी से की साइड से ऊपर होना चाहिए। बीपी हमेशा नॉन डोमिनेंट यानी लेफ्ट हैंड से लेना चाहिए ताकि बीपी एकदम एक्यूरेट आती है। और पेशेंट को हमेशा अपराइट पोजीशन में बैठना चाहिए और फुट जो है फर्श पे टच करना चाहिए। आप समझ में आ गया, इतनी सारी बीपी के लिए बीपी से रिलेटेड की पॉइंट्स थे, जो कि बीपी अब कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब देख लेते हैं पेन के बारे में। पांचवा वाइटल साइन हम देख लेते हैं पेन, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। पांचवा है पेन। पेन क्या है,
पेन जो है इट इज ए फिफ्थ वाइटल साइन, यानी कि यह 5वां वाइटल साइन है। जब भी कभी एग्जाम में पूछा जाए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिफ्थ वाइटल साइन कौन सा होता है, तो पेन होता है। ठीक है, चिल्ड्रेन के अंदर वांग बेकर फेस पेन रेटिंग स्केल, यानी जब भी चिल्ड्रेन के अंदर पेन का असेसमेंट करने के लिए जिस स्केल का यूज किया जाता है उस स्केल का नाम है वांग बेकर फेस पेन रेटिंग स्केल। जबकि एडल्ट के अंदर हम कौन सा यूज करते हैं, तो न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल यूज करते हैं। एडल्ट के अंदर न्यूमेरिकल फेस पेन रेटिंग स्केल यूज करते हैं। ठीक है, जब एडल्ट के अंदर यूज करते हैं पेन को मेजरमेंट करने के लिए तो न्यूमेरिकल स्केल यूज किया जाता है, न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल यूज किया जाता है, जिसके अंदर टोटल 6 पॉइंट होते हैं और 10 नंबर तक होता है। ठीक है, 6 चिल्ड्रेन के अंदर भी 6 फेस होते हैं, वांग बेकर फेसेस में 6 फेस होते हैं और 10 नंबर तक हम पॉइंट देते हैं, जो कि हमारा सम संख्या में होता है। ठीक है, 0, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे होता है। पेन एक तरीके का सब्जेक्टिव साइन होता है, पेन एक तरीके का सब्जेक्टिव डाटा होता है पेशेंट का, पेन एक तरीके का सिम्टम होता है। ठीक है, मरीज का। लेकिन पेन अगर बच्चों में पूछ लिया जाए तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव डाटा होता है। क्यों डाटा होता है ऑब्जेक्टिव? क्योंकि बच्चा पेन को बता नहीं पाता है कि मुझे दर्द कहाँ हो रहा है, इस वजह से पेन जो है बच्चे के अंदर ऑब्जेक्टिव डाटा माना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। पेशेंट तो एडल्ट पेशेंट तो बता देगा, बट बच्चा नहीं बता पाता है उतना, 4 साल से अगर छोटा भी है तो भी उतना नहीं बता पाता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन सिचुएशन SaO2, इट इज ए वाइटल साइन, ये भी एक वाइटल साइन है। द ऑक्सीजन सिचुएशन वैल्यू इज प्रेजेंट ऑफ ऑल हीमोग्लोबिन बाइंडिंग साइट दैट ऑक्यूपाइड बाई ऑक्सीजन, यानी कि जो ऑक्सीजन सिचुएशन होती है वो पूरी हीमोग्लोबिन, जो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन बाइंडिंग होता है ना, वही हमारा ऑक्सीजन सिचुएशन बताता है। यानी कि ऑक्सीजन सिचुएशन की जो वैल्यू होती है वो सभी हीमोग्लोबिन के साथ, ऑक्सीजन के साथ कितना Hb जुड़ा हुआ है या फिर Hb के साथ कितना ऑक्सीजन बाइंडिंग है, वही हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन बताता है। नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना होता है, तो 95 to 100% होता है। नेक्स्ट है पल्स ऑक्सीमीटर, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ए नॉन इन्वेजिव डिवाइस दैट एस्टिमेट ए क्लाइंट ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन SaO2, यानी कि पल्स ऑक्सीमीटर एक तरीके की नॉन इन्वेजिव डिवाइस है। नॉन इन्वेजिव डिवाइस का मतलब होता है कि जो आपके शरीर के बाहर से अप्लाई किया जाता है, ऐसी डिवाइस जो आपके शरीर के बाहर से अप्लाई की जाती है, यानी कोई भी तरीके का अंदर शरीर के अंदर आपकी डिवाइस इंसर्ट नहीं की जाती है, आपके शरीर के बाहर ही लगाई जाती है, उसको नॉन इन्वेजिव डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, तो ये नॉन इन्वेजिव डिवाइस दैट एस्टिमेट ए क्लाइंट ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन, यानी कि ये पल्स ऑक्सीमीटर जो होता है नॉन इन्वेजिव एक तरीके की डिवाइस होती है जो कि क्लाइंट की ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और ये पल्स ऑक्सीमीटर ऑक्सीजन सैचुरेशन के साथ साथ आपकी पल्स को भी बताती है, ये भी याद रखिएगा। सो गाइस, आज ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मैं आपको एक कुछ की पॉइंट्स भी बता देती हूँ, यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा वाइटल साइन। यानी कि जब बच्चों के अंदर हम पहले एडल्ट के अंदर वाइटल साइन का हम सीक्वेंस जान लेते हैं। ठीक है, वाइटल साइन सीक्वेंस, ये मैंने भूल गया था बताना आपको। वाइटल साइन का सीक्वेंस जान लेते हैं। यदि एडल्ट है, एडल्ट, चाइल्ड एंड इमरजेंसी, एडल्ट के अंदर जो वाइटल साइन की सीक्वेंस होती है TPR BP, देन पेन, देन SpO2। इसमें चाइल्ड में क्या होता है RPT, देन BP, देन पेन। नेक्स्ट इमरजेंसी में PR BP T पेन। यानी कि जब भी कभी हम वाइटल साइन का सीक्वेंस जान लेते हैं, यानी कि जब भी कभी हमें एडल्ट का वाइटल साइन लेना होता है तो सबसे पहले हम, यानी कि सीक्वेंस उसकी क्या रहेगी, TPR BP पेन, यानी कि हमें सबसे पहले T फॉर टेम्परेचर लेना है, फिर P फॉर पल्स लेना है, देन रेस्पिरेशन चेक करना है, देन BP मेजरमेंट करना है, फिर उसके बाद पेन एंड SpO2 देखना है। ठीक, उसी प्रकार चिल्ड्रेन के अंदर जब भी हमें कभी वाइटल साइन असेसमेंट करना हो तो उसका सीक्वेंस क्या रहने वाला है, सबसे पहले हम RPT यानी कि R फॉर रेस्पिरेशन देखते हैं, देन पल्स देखते हैं, देन टेम्परेचर देखते हैं, फिर उसके बाद BP देखते हैं, फिर पेन देखते हैं। रेस्पिरेशन हमें सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है चेक करने का। टेम्परेचर हम नहीं देखते हैं क्योंकि टेम्परेचर हम पहले इसमें नहीं देखते हैं क्योंकि बच्चा रोता है, रोने की वजह से भी टेम्परेचर हाई हो सकता है, तो उस वजह से ईयर आ सकता है, तो टेम्परेचर उतना मायने नहीं रखता जितना कि रेस्पिरेशन मायने रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है इमरजेंसी कंडीशन में हम सबसे पहले पल्स को असेस करते हैं, जो कि कैरोटिड आर्टरी के अंदर हम देखते हैं। ठीक है, मेनली जो देखते हैं। नेक्स्ट है, फिर उसके बाद हम R फॉर रेस्पिरेशन चेक करते हैं, देन BP, देन टेम्परेचर, देन पेन, देन SpO2 एक्सेट्रा ओके चेक करते हैं। ठीक है, इस तरह से वाइटल साइन का आप सीक्वेंस जान लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सीक्वेंस, हमेशा इसी सीक्वेंस में हमें चेक करना है, चाहे वो एडल्ट का चेक करना हो, चाहे चाइल्ड का, चाहे फिर इमरजेंसी का, इमरजेंसी कंडीशन में। ठीक है, तो सो गाइस, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा वाइटल साइन पूरा टॉपिक्स खत्म हो चुका है, ब्लड प्रेशर, पेन, SpO2 वगैरह सब कुछ खत्म हो गया। आज ये लास्ट क्लास थी वाइटल साइन की। नेक्स्ट कल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन सेशन, जो कि पूरे वाइटल साइन की क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको। ठीक है,
तो आप वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से वॉच करें, फुल देखें, बार बार देखें, जो भी कन्फ्यूजन हो दूर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जो भी न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे एंड हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।